आज का विषय है अद्यतन भारत में आयुर्वेद की भूमिका और उपलब्धता और उपयोगिता पर प्रकाश डालना। धन्यवाद रविभूषण जी। आपका प्रश्न बड़ा ही समीचीन है कि अद्यतन भारत में आयुर्वेद के विषय में आपकी जिज्ञासा है। आपकी जिज्ञासा यानी एक संपादक की जिज्ञासा, और संपादक का कार्यक्षेत्र तो अपने आप में बहुत ही व्यापक होता है। वो किसी नेता के क्षेत्र से कहीं अधिक विस्तृत होता है, अधिक व्यापक होता है। वर्तमान समय में आयुर्वेद की बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद की क्या स्थिति है, क्या इसकी उपादेयता होगी। सच पूछा जाए तो सृष्टि के प्रारंभ से ही यानी कि एक तरफ सृष्टि शुरू हुई और दूसरी तरफ सृष्टि को चलाने के लिए कोई भी द्वारा कोई कार्य करेगा तो उसके साथ साथ उसके संचालन की भी व्यवस्था पहले सोचेगा ना मालिक। तो उसी क्रम में ये सारी चीजें आई। पंचतत्वात्मक सृष्टि की रचना हुई तो पंचतत्वात्मक द्रव्यों के माध्यम से उसके अंदर आई विसंगतियों को दूर करने के प्रयास का ही नाम आयुर्विज्ञान है। पंचतत्वात्मक शरीर, अब केवल ये मनुष्य शरीर की हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, इसमें प्राणी मात्र की बात, क्योंकि हमारा आदर्श क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। निरामया, अभी श्लोक के बाकी लंबी व्याख्यान में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ अभी एक बात को ले रहे हैं। निरामया माने कि विकार रोग रहित हो। कैसे? तो इसके लिए तो फिर कोई ऐसी पद्धति चाहिए ना। तो पंचतत्वात्मक सृष्टि के साथ पंचतत्वात्मक उसकी व्यवस्था हुई, वही आयुर्वेद है। और ये अचानक से कहीं से आ टपका है, ऐसी बात नहीं है। सनातन है, ये सृष्टि सनातन है, तो आयुर्वेद भी हमारा सनातन है। लेकिन आपका सवाल अद्यतन भारत में की स्थिति है, तो इसलिए इस पर ध्यान विशेष रूप से दिलाना आवश्यक है। अब आयुर्वेद का गाथा गान करने में हम अनावश्यक समय क्या लगाना, अनंत है। आयुर्वेद के गाथा गान में अगर है तो 2-4-10 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, और आप तो मुश्किल से 10 मिनट समय दीजिएगा। तो अनावश्यक गाथा गान कोई आवश्यक नहीं प्रतीत हो रहा है। इसलिए आपके मुख्य बात का पर विचार किया जाए कि लंबी गुलामी के क्रम में पिछले 1200 साल का इतिहास देखें, उसको भी और कम करें तो विशेष करके मुगलों के भी बाद, लंबी गुलामी में तो वो सारे आ गए, लेकिन उसके बाद का जो दौर हुआ अंग्रेजी सल्तनत, उस क्रम में धीरे धीरे जैसे हमारे सनातन शिक्षा पद्धति को ध्वस्त किया गया,
नष्ट किया गया, भ्रष्ट किया गया। तो शिक्षा पद्धति के अंदर हमारे आयुर्वेद पद्धति भी था, आयुर्वेद की भी शिक्षा दी जाती थी ना। और ये शिक्षा व्यवस्था तो हमारी तब से चौपट हुई जब से यूनिवर्सिटियां डिग्री बांटने लगी। हमारी ये परंपरा नहीं थी, ये कागज का टुकड़ा नहीं पड़ता था। योग्यता ऐसा नहीं है कि पीएचडी की डिग्री जेब में रखे हुए ड्राइंग रूम में पीएचडी की डिग्री टांगे हुए हैं, सर्टिफिकेट टांगे हुए हैं और उनको पीएचडी लिखने ना आता हो। ये यूनिवर्सिटी सभ्यता की देन है। हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा थी और सब कुछ। हम ये कोई नहीं कहता था हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर, गुरुकुल परंपरा में ये कोई नहीं कहता था कि हम तो केवल फिजिक्स पढ़े हैं, मैथ्स तो मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा केमिस्ट्री मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा बायोलॉजी टॉपिक नहीं है। विषय में घुस जाइए, एक विषय से सारे के सारी चीज़ों के पारंगत होकर के, माने जीवन यापन के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए सभी चीज़ों से का ज्ञान प्राप्त करके गुरुकुल से विद्यार्थी निकलता था। आयुर्वेद को बहुत बर्बरता पूर्वक समाप्त किया गया और समाप्त करने का पीछे मुख्य एकमात्र कारण जिसका मौलिक सिद्धांत ही था कि खून बहाओ। ये किसका सिद्धांत है? जिसे आज आप एलोपैथ के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद के सुश्रुत संहिता में रक्त मोक्षण का प्रसंग मिलता है। माने विशेष परिस्थिति में दूषित रक्त को नस का भेदन करके दूषित रक्त को बाहर निकालने की प्रक्रिया, शिरा मोक्षण वगैरह की सारी चीजें। एक लाइन एक सूत्र पढ़ लिया और बस सोई से। एलोपैथ में क्या होता था? कुछ भी बीमारी है बस रक्त निकालो, कितने मर रहे हैं, कितने जी रहे हैं और कितना लाभ हो रहा है। और मुश्किल से 200-250 साल से पुराना तो इतिहास नहीं। लेकिन आयुर्वेद को नहीं नष्ट किया जाता तो ये एलोपैथिक खड़ा नहीं होता। माने आयुर्वेद के कब्र पर एलोपैथिक खड़ा है, सीधे ये का। और इसके बहुत ज्वलंत उदाहरण भी हैं। अभी हाल में जानकारी मिली, जैसे आयुर्वेद में पारद का प्रयोग कर रहे हैं, पारा मरकरी। अभी पारद पर बैन है। ये सरकार बहादुरों के तरह तरह के जो मुहर लगते हैं, ये सब आयुर्वेद को ध्वस्त करने, माने मूल आत्मा जो है। पारद पर बैन लगा दिया, पारद आप 1 किलो पारद आपके पास पकड़ा जाएगा तो लग रहा है कि आपके घर में यूरेनियम पकड़ाया है, आप इतने बड़े केस में फंस जाइएगा। और तरह तरह के उल जलूल कानून बना करके अंग्रेजों ने आयुर्वेद को खत्म किया और उसके बाद के हुक्मरानों ने उसी का पुष्पित पल्लवित किया, उस पर विचार नहीं किया। स्वतंत्र हो गए कहने के लिए तथाकथित स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन हमने भी वही किया जो अंग्रेज हमको बता के गए थे। आज आयुर्वेद की क्या दुर्गति है देखो। जरूरत तो है सनातन आयुर्वेद को पूर्व रूप में जागृत करने की। गांव का एक अदना अनपढ़ गंवार आदमी भी 10 जड़ी बूटियों की पहचान रखता था और सामान्य चिकित्सा के लिए उसको कहीं किसी से परामर्श भी लेने नहीं जाना होता था। किसान है, हलवाहा है, खेत में हल जोत रहा है, हल गलती से लग गया, पैर उसका कट गया, रक्त बहने लगा, वहीं बगल में जाएगा और एक बूटी उखाड़ेगा और मलेगा और बांध देगा, खून बंद हो जाएगा, जख्म भी ठीक हो जाएगा 2 से 4 दिन के अंदर। आज के तरह जहरीली दवाइयाँ देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मेरे ये जहर का धंधा चले
इसके लिए पहले आयुर्वेद की मौलिक औषधियों को नष्ट किया गया। आयुर्वेद पर तो ध्यान देने की आवश्यकता है नए ढंग से, और नए रूप में और पूरी ईमानदारी के साथ, केवल वोट बैंक की राजनीति करके नहीं। और आयुर्वेदज्ञ जो पैदा भी हम अभी जो डिग्री होल्डर जो आयुर्वेद वाले आज वर्तमान समय में आ भी रहे हैं, तो वो भी संतोषजनक नहीं है। कर क्या रहे हैं? आयुर्वेद का मूल जो सिद्धांत था उन सिद्धांतों पर आयुर्वेद में पेटेंट दवा की क्या आवश्यकता है? हजारों औषधियाँ, शास्त्रीय औषधियाँ भरी हुई है, फिर पेटेंट दवाई की क्या आवश्यकता है? हमारा आसव अरिष्ट का जो तरीका था, फिर उसमें सिरप का क्या जरूरत हो गया, कैप्सूल का क्या जरूरत हो गया? हमारी जो परंपरा थी, हमारा जो तरीका था, उस रूप में आयुर्वेद को पूर्ण अपने मौलिक रूप में आयुर्वेद को लाने की आवश्यकता है, जगाने की आवश्यकता है। आज जो आयुर्वेद के क्षेत्र में कहने का तात्पर्य है कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उत्पादन करने वाले जो हैं, या आयुर्वेद चिकित्सा से जो जुड़े हुए चिकित्सक हैं, वैद्य हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश? सबसे पहले तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आयुर्वेद की उपाधि लेकर के, आयुर्वेद की डिग्री लेकर के वो निकले हैं, तो आयुर्वेद को समर्पित हो। पेटेंट दवाइयों का वे बहिष्कार करें, शास्त्रीय दवाइयाँ लिखें। और ठीक है, मांग के मुताबिक, समय के मुताबिक वो कहेंगे कि भाई हम स्वयं दवा औषधि निर्माण, और वैद्य असली वही हो सकता है। आज भी कहाँ औषधि निर्माण की प्रक्रिया ही भूल गए। कितने लोग दवा बना रहे हैं? जो अभी जो डिग्री होल्डर जो हैं, दवा बना कितना रहे? वो तो सभी की सभी कंपनियों पर निर्भर है। और कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कोई कंपनी हो, उसका अपने मोटे मुनाफे से मतलब है। उसको शुद्धि अशुद्धि औषधि निर्माण की प्रक्रिया से भी कोई मतलब नहीं है। तो बाजारवाद से बचें। चिकित्सक शुद्ध रूप से वो वैद्य और डॉक्टर कहलाने के लिए न मरे। चिकित्सक अपने आप में उनके लिए गरिमा में उपाधि है। जैसा कि आपने कहा कि गांव में जो पढ़े लिखे लोग नहीं भी होते थे, वो भी आयुर्वेद चिकित्सा के कुछ मूल तत्व जो है या मूल विषय जो है उसकी जानकारी रखते थे, जो प्राथमिक उपचार में उनको काम आता था। प्राथमिक उपचार ही नहीं, उससे और आगे की चीजें, हाँ, तो काम आता था। हाँ, गिर गए हैं, हड्डी टूट गई है, उनको बड़े हॉस्पिटल और बड़े डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी, और न उनको एक्सरे की आवश्यकता थी। बस छुएंगे, देखेंगे, और चट से नस बैठाने वाले और हड्डी बैठाने वाले अभी भी गांव में मिल जाएंगे। लेकिन आपने डिग्री वाला मोहर लगा करके अन्याय किया है, कौशल को आपने छीन लिया है, हड़प लिया है, कानून के शिकंजे में बांध दिया है। आज अगर कोई जड़ी बूटी से कोई उपचार बैठ करके कर रहा है, ईमानदारी से सस्ते में उपचार दे रहा है, तो आप उसके ऊपर कानूनी फंदा डालते हैं। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य को कानूनी बंधनों से किस प्रकार से दूर रखा जाए? ये आपका कोई सलाह या निवेदन हो? ये मैं जानता हूं कि सरकार बहादुर कुछ करने नहीं जा रही है, क्योंकि उनको एक ही काम करने सिर्फ आता है, अपना वोट बैंक मेंटेन करना। इसके अलावा बाकी कोई काम नहीं करने आता है सरकार को। और इसके आड़ में जितना भी वो कुछ कर सके, तो इसलिए कहना और न कहना तो बेकार है। लेकिन आकांक्षा तो रहेगी, बातों को आम लोग तो सुनेंगे, उन तक मेरा संदेश तो कम से कम जाएगा, उनके अंदर भी ये सवाल पूरेदेगा कि क्या होना चाहिए। जो मेरी ये परंपरा थी
जैसे अभी हमने हालत में अनपढ़ गंवार का मैंने हम लोग उदाहरण दिया, हड्डी बैठा देगा, वो जड़ी बूटी करके आपका बहुत तरह सारी चीज़ों का इलाज कर देगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे बहुत कम पैसे में। तो फिर ये दुकानदारी बंद हो जाएगी, ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की दुकानदारी बंद हो जाएगी, डॉक्टरों का कमीशन खोरी बंद हो जाएगा। डॉक्टर साहब फलानी दवा आप लिखिए, एकदम फॉर्मूलर तो आपको एक ऑफर में। ये भ्रष्टाचार का बाजार तो बंद हो जाएगा। तो इसके लिए तो बहुतों को दिक्कत होगी। ऐसा होना बहुत दूर की बात है, लेकिन हम आकांक्षा तो कर ही सकते हैं। नहीं है तो कम से कम सपना तो देखें कि भाई काश मेरा आयुर्वेद अपने पुराने रूप में वापस आ जाए, ताकि आम व्यक्ति का कल्याण हो। अद्यतन भारत युवा चेतना मंच के नेतृत्व में आयुर्वेद को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शुरुआत 24 अप्रैल 2026 से किया गया है। तो इसे सुदृढ़ और पुष्ट कैसे बनाया जाए, इस उद्देश्य को, जिस उद्देश्य से ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर खोला गया है, वह बेहतर रूप से काम करे। तो वैद्य निःशुल्क चिकित्सा शिविर में वैद्य मुकेश कुमार जी काम से ये चिकित्सा सलाह देंगे, परामर्श देंगे। तो उनके लिए कोई संदेश? हम सबसे पहले फिर वही निवेदन उनसे करेंगे कि अधिक से अधिक प्रयास हो, कम ही मात्रा में। हमको कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 1 क्विंटल त्रिफला चूर्ण बनावें, 1 क्विंटल हम लवण भास्कर चूर्ण बनावें। हम 1 किलो ही बनावें, आधा किलो ही बनावें, लेकिन बनावें। और अब तो बहुत तरह की सुविधाएं हो गई, उनको खल मूसल चलाने में नहीं कर रहा हूँ, ढेंकी में चूर्ण बनाने नहीं कर रहे हैं। हमने तो जरूरत पड़ा है तो ढेंकी चला करके चूर्ण बनाए हैं, चूर्ण का काम ढेंकी में कर। वो थोड़ा ही बनावे, अपने से बनाने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 5 ही दवा बनाए हम, 5 रोग ही हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन विशुद्ध आयुर्वेद के तरीके से हम करें और दवाइयाँ हमारी अपनी बनी हुई हों। या अपनी बनी हुई मतलब ये नहीं है कि वैद्य जी खुद ही मूसर चलाएंगे तभी वो दवा बनेगी, ये मेरा भाव नहीं है। अपने संरक्षण में, देख रेख में शुद्धता का और मात्रा का ख्याल रखते हुए एक छोटा सा उदाहरण बहुत मैंने दे करके मैं अपनी बात को और स्पष्ट करना चाहता हूँ। मात्रा की मैंने जो बात की, अब नहीं रहे हैं। पटना गर्दनीबाग में एक वैद्य जी थे, एकदम वृद्ध हो चुके थे। उनके बाहर में बने घर के सामने में धूप में कुछ दवाइयाँ सूख रही थी और उनके दामाद नए आए, उनके दामाद घूम रहे थे कि उत्सुकता से एक एक चीज़ों को देख रहे थे। देखे कि एक इलायची है, इलायची एक तस्तरी में सूख रही थी, एक इलायची लेकर के मुंह में डाल दी। वैद्य जी ने देखा, दामाद को बुलाया प्रेम से। वैसे भी भाई दामाद एक बहुत प्रिय रिश्ता में है, वो भी नया नया दामाद आया हुआ है। अब यहाँ खड़े के लिए पंडित जी की उद्दंडता भी कही जा सकती है। उन्होंने दामाद को समझाया और आवाज़ दिया पत्नी या बेटी को कि बेटा एक इलायची भीतर से ला करके वो प्लेट में डाल दो। अब दामाद के दिमाग से ये बाहर की बात है कि भाई मैं एक इलायची उसमें से लेकर के मुंह में डाल दिया, मुझको इन्होंने टोक दिया। दामाद अपने मूड में दामाद होते हैं ना, मैंने टोक दिया उनको इस बात का। प्रेम सुनना समय कि ये मात्रा का सवाल है। हमने 100 इलायचियाँ अगर डाली थी प्लेट में, उसमें से आपको तो लगा कि एक इलायची छोटी सी चीज़ मैंने निकाल करके खा लिया तो हमको टोक दिए। मात्रा का सवाल। तो ये सामान्य चीज़ों में मात्रा की कटौती अगर करने की आपकी आदत हो गई है तो कीमती चीज़ों में तो और मात्रा की कटौती करेंगे।
स्वर्ण घटक, अभी सोने से बनने वाली, चांदी से बनने वाली दवाइयों के नाम पर तो कंपनियां लूट मचाए हुए हैं ना। क्या सोना दे, सोने के नाम पर तो उनको लूटने की छूट मिल गई है। तो इसलिए शुद्धि पर ध्यान देना होगा, मात्रा का ध्यान देना होगा। इस तरह से चीज़ों को ध्यान रख करके करें तो आयुर्वेद का भी कल्याण होगा, जनता का भी कल्याण होगा। धन्यवाद रवि जी।